बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। सबसे पहले तो जो लोग शिकवा करते हैं सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा कि पाकिस्तानी निकलते नहीं हैं, अपने हक़ के लिए खड़े नहीं होते, ख़ास तौर पे वो लोग सोशल मीडिया पे ये बात करते रहते हैं। तो मैं उन्हें ये बताऊं कि इस वक्त आज़ाद कश्मीर हो या बलूचिस्तान हो, लोग कई मुकामात पर धरने देकर बैठे हैं और अपने जायज़ मुतालबात या अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। जो उनके साथ जुल्म और ज़्यादती हो रही है वो उसके ख़िलाफ़ डट कर खड़े हैं। वहाँ ख़वातीन भी हैं, नौजवान भी हैं, बच्चे भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं। और अब सोशल मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उनकी आवाज़ को दुनिया तक पहुँचाए और उनकी आवाज़ बने। वजह यह है कि वो दूर दराज इलाकों में बैठे हैं, वहाँ पे इंटरनेट बंद कर दिया गया है और पाकिस्तानी मीडिया को बिल्कुल इजाज़त नहीं है कि वो उनकी कवरेज करे या दुनिया को बताए कि वो लोग क्या मुतालबात कर रहे हैं और उनके ऊपर क्या हालात गुजर रहे हैं। मैं अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करूँगा। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इस वक्त पूरी दुनिया तक बलूचिस्तान के लोगों की आवाज़ पहुँचाएँ और कश्मीर के लोगों की आवाज़ पहुँचाएँ, ताकि वो सख्त मौसमों के अंदर बैठ कर इस वक्त जो एहतजाज कर रहे हैं या अपने हक़ के लिए खड़े हैं, उन्हें मायूसी ना हो। उनकी आवाज़ बनना हम सब की ज़िम्मेदारी है। बलूचिस्तान में एक धरना ख़त्म हो गया। हन्ना ओड़क का जो एक धरना था वो ख़त्म हुआ और उसकी वजह ये बताई जाती है कि कुछ लोग बाजियाब हुए हैं और कुछ यकीन दहानियाँ करवाई गई हैं हुकूमत की जानिब से, जिसके बाद उनका वो धरना ख़त्म हुआ। लेकिन बाकी जगहों पे धरने जारी हैं। ज़ियारत के जो लवाहिकीन हैं वो भी इस वक्त धरने देकर बैठे हुए हैं। जबकि एक और इन्फॉर्मेशन मुझे मिली जो बड़ी हैरानकुन और परेशानी वाली बात है कि जो पुलिस एहलकार हैं वो अपने इस्तीफ़े जमा करवा रहे हैं। इसकी कन्फर्मेशन नहीं आ रही, लेकिन ये बार बार गर्दिश कर रही है सोशल मीडिया पर या बलूचिस्तान में लोग क्लेम कर रहे हैं बार बार, क्योंकि जब तक सरकारी तौर पे इसकी तस्दीक नहीं की जाती तब तक हम कुछ कह नहीं सकते और सरकार ऐसी खबरों की तस्दीक जल्दी करती नहीं है। बहुत ज़्यादा डीमोरल हुई है पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस बलूचिस्तान में, और उन्हें लगा कि उन्हें अकेला छोड़ दिया गया मरने के लिए और उनका साथ किसी ने नहीं दिया जब वो दहशतगर्दों का मुकाबला कर रहे थे। 200 की तादाद में दहशतगर्द आए हुए थे और वो चारों तरफ से घेर कर गोलियां चला रहे थे। ऐसे में ना ताज़ा कुबक भेजी गई और ना ही हथियारों की सप्लाई भेजी गई, बल्कि कुछ लोग ये दावा करते हैं कि जो सप्लाई हथियारों की आ रही थी उसके रास्ते में भी रोड़े अटकाए गए, जबकि आम शहरी निकल कर पुलिस की मदद करते रहे, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और फिर जो पुलिस के साथ हुआ, जिस तरह उनकी लाशों के साथ हुआ, जैसे बेहुरमती की गई, ये सारा कुछ अब तारीख का हिस्सा बन गया। तो पुलिस अब इस वक्त बहुत नाराज़ है। ना सिर्फ नाराज़ है बल्कि वो खौफजदा भी हैं कि उन्हें तो जैसे एक चारे के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है वैसे इस्तेमाल किया जा रहा है। लिहाजा अब वो इस्तीफ़े दे रहे हैं। अलग अलग इतलात आ रही हैं। कभी तस्वीर लगाकर बताया जाता है कि ये पुलिस वाले इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, कभी कोई डॉक्यूमेंट दिया जाता है कि ये पुलिस वाले इन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया। अब सरकार इसके ऊपर क्या हिकमत अमली बनाती है ये हमें आने वाले दिनों में पता चलेगा। लोग काफ़ी नाराज़ हैं बलूचिस्तान में। वो इस वजह से भी नाराज़ हैं कि हमारे वसाइल के साथ, यानी हमारे पैसे पे लिए हुए कीमती जहाज़ों पे बैठकर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल कोयटा आए, लेकिन उन्होंने हमारी बात ही नहीं सुनी, हमारे शिकवे हमारे गिले सुने ही नहीं। तो इस बात के ऊपर उन्हें काफ़ी तकलीफ़ है। जो वज़ीर दाखिला है जिसको इस वक्त बलूचिस्तान में होना चाहिए था, वो वर्ल्ड टूर कर रहा है, कभी अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर, कभी कहीं पे, कभी कहीं पे। फिर ज़ोदान ममदारी से मुलाकात करनी है अमेरिका में, जो न्यूयॉर्क का मेयर है, उभरता हुआ लीडर है और बहुत तगड़ा सियासी लीडर है वहाँ पे अमेरिका में, और बड़ी मकबूलियत है उसकी पब्लिक में। उससे भी मुलाकात के लिए दावे किए जा रहे थे, वो मुलाकात तो कटाई में पड़ गई। उसकी वजह यह है कि मोहसिन नकवी के बारे में पाकिस्तानियों ने अमेरिका में बाकायदा ये ट्रेंड चलाया, और अमेरिकन सरकार को तो वो नहीं कायल कर सके क्योंकि वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ज़ोहदान ममदानी जो हैं, जो मेयर है न्यूयॉर्क का, उसकी टीम के साथ रब्ता किया, उन सबको टैग करके बाकायदा कंपेन चलाई। इसमें कुछ डॉक्टर्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते रहे। उसके अलावा कुछ सहाफ़ी भी हैं, वकास अहमद साहब भी हैं। वो लोग ये लिखते हैं कि अगर आप मोहसिन नकवी जैसे फाशिस्ट आदमी से मुलाकात करते हैं तो इसका मतलब है कि आप उन लोगों के साथ ताल्लुकात बना रहे हैं जिन्होंने मुझ पर दबाव डालने के लिए मेरी फैमिली को पाकिस्तान में अगवा किया और उन्हें नुकसान पहुंचाया। ये काम तो अहमद नूरानी साहब के साथ भी किया गया, शहबाज गिल के साथ भी किया गया, उनका भाई उठा लिया। यहाँ पे जो शहजाद अकबर साहब हैं उनके साथ ये किया गया, अज़हर मशवानी के साथ ये किया गया। कई लोगों को खुद अगवा किया गया, कई लोगों की फैमिलियों को अगवा कर लिया गया, कई लोगों के ख़ानदानों को दरबदर कर दिया गया। तो ये सब की कहानी है। तो अब जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, अब तक की इतला,
वैसे ये बहुत घुन्ने हैं, कोई पता नहीं इन लोगों की मुलाकात हो ही जाए, पूरा जोर और ताकत तो ये लगा रहे होंगे। लेकिन अब तक की जो इतला आ रही है, ममदानी ने मुलाकात करने से इनकार कर दिया और ये दावा किया जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर जो एक्टिविस्ट हैं अमेरिका में मौजूद पाकिस्तानी, उनकी जानिब से, कि जनाब जो एक पहले मुलाकात तय की गई थी वो मुलाकात अब कैंसिल कर दी गई है। मेयर ममदानी की जो कम्युनिकेशन डायरेक्टर हैं उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया और ये दावा किया महलका समदानी ने कि अब ममदानी मुलाकात नहीं कर रहा मोहसिन नकवी से, क्योंकि उसको इस बात का आइडिया हो गया कि ये फाशिस्ट लोग हैं, इन्होंने पाकिस्तान में कत्लो गारतगिरी की है, बहुत नुकसान पहुंचाया पाकिस्तानियों को, लिहाजा वो मुलाकात मनसूख हो गई है। वज़ीर दाखिला को इस वक्त होना चाहिए था बलूचिस्तान में, लेकिन वो दुनिया का टूर कर रहा है, क्योंकि आसिफ मुनीर साहब से जो ताल्लुकदारी अजीज़दारी है वो शौक़ पूरे करने के लिए। इस आदमी को शौक़ था वज़ीर आला बनने का, 1 साल तक वज़ीर आला रखा गया। इस आदमी को शौक़ था क्रिकेट के मैदानों पर राज करने का, इसको पीसीबी का चेयरमैन बना दिया गया। फिर शौक़ पूरा किया गया, पाकिस्तान का सबसे ताकतवर ओहदा वज़ीर दाखिला पाकिस्तान बना दिया गया, सेनेटर बना दिया गया। फिर अब शौक़ पूरा किया जा रहा है, वज़ारत ख़ारजा का भी शौक़ पूरा करना है। तो आसिफ मुनीर के इक़्तिदार का सबसे ज़्यादा फ़ायदा अगर किसी को हुआ तो वो मोहसिन नकवी को हुआ। एक दिन राणा सनाउल्लाह ने कहा कि जी मोहसिन नकवी साहब की बड़ी मेहरबानी है कि वो कहीं शहबाज शरीफ साहब की जगह वज़ीर आज़म नहीं बन गए। तो अगर फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर चाहे तो किसी वक्त भी कोई निगरान सरकार बना के या कौमी हुकूमत तश्कील देकर वो मोहसिन नकवी को वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी बना सकते हैं। उन्हें पूछने वाला कौन है? जो दिल करता है डंडे के जोर पे करते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान में कश्मीर के हालात नादरीन यहाँ तक पहुँच गए हैं कि जेलों की सूरत हाल काफ़ी ख़राब है। मुझे कई लवाहिकीन ने बताया कि जेलों के अंदर जो उनके प्यारे बंद हैं या जिन्हें पकड़ लिया गया इस तहरीक के दौरान, उन्हें मजबूर किया जा रहा है वीडियो बयानात देने के लिए। ख़ास तौर पे मैंने आपको पहले बताया था कि अहमद फरहाद साहब पे बहुत दबाव है और उन्हें कहा जाता है कि आप एक वीडियो बनाएं और वीडियो बनाने के बाद आप अपने घर जाएं, लेकिन वो वीडियो बनाने से इनकारी हैं, वो वीडियो बना नहीं रहे। अच्छा, मेरे ख्याल में अगर वो वीडियो बना भी देंगे ना तो उनको इतनी जल्दी नहीं छोड़ेंगे जब तक कि ये मामला पूरा रिजॉल्व नहीं कर देंगे। अब उन्हें बहुत सारी वीडियोस चाहिए। करेंगे वो ये कि जिस वक्त ऑपरेशन करेंगे इन वीडियोस को साथ चलाएंगे, अवाम के कुछ इंटरव्यूज साथ चलाएंगे सेलेक्टिव किस्म के, कुछ सियासतदान अपने लोगों को इकट्ठा करेंगे, उनके इंटरव्यूज़ करवाएंगे, तो ये साबित करने की कोशिश करेंगे जी कि आज़ाद कश्मीर तो किसी और तरफ खड़ा है और वो जो लोग गिरफ्तार हुए थे उन्हें अपनी गलती का एहसास भी हो गया और बहुत सारे लोग कौमी धारे में वापस आ गए, तो ये चंद शर पसंद है, इन्हें हम नहीं छोड़ेंगे। तो इस किस्म का एक तासुर बनाया जाएगा। जैसे हमेशा से पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट तहरीकों को कुचलती आई है, अवामी उमंगों के ख़िलाफ़ जो है वो फैसले करती आई है और अवामी तहरीकों को हमेशा इन्होंने इसी तरीके से दबाने की कोशिश की है, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाके हों। अभी वहाँ से एक वीडियो आ रही थी, उसमें टीटीपी के लोग बैठे हुए हैं एक स्कूल के अंदर, गालिबन ये जनूबी खैबर पख्तूनख्वा की वीडियो है, और वहाँ पे एक स्कूल के अंदर बैठे हुए हैं और स्टूडेंट्स की जगह पे बैठ के तालिबान जो है वो हंसी मजाक कर रहे हैं और सारे नौजवान लड़के हैं। यानी वो मुझे याद है आज से चंद साल पहले का एक गाना 2016 का है, तो ये बच्चे तब छोटे बच्चे ही होते होंगे उस वक्त। अभी ये नौजवान है, यानी 20 साल 25 साल के लग रहे थे, कोई 27 साल का लग रहा था, कोई 25 साल का, कोई 20 साल का, कोई 18 साल का, छोटी उम्र के लड़के थे, हथियारों से लैस वहाँ बैठे हुए हैं, बैठ के वहाँ पे स्कूल के अंदर तो कौमी तराना भी पढ़ रहे हैं और ब्लैक बोर्ड को इस्तेमाल कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं तालीम का। ये वो बच्चे हैं जिनके बारे में ISPR ने एक दौर में एक नगमा जारी किया था कि मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। याद आया आपको? इससे पहले एक आया था बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है। फिर मैंने देखा कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट खुद ही बच्चों से और ख़वातीन से लड़ पड़ी। लेकिन फिर उन्होंने कहा जी मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, और वो दुश्मन के बच्चे जो हैं वो पढ़ने के लिए आए, बंदूकों समेत स्कूल के अंदर जाके पढ़ा लें उन्हें। ये हालात जानबूझकर ऐसा लगता है कि पैदा किए जा रहे हैं। अफ़गानिस्तान की तो सरहदी सील है, तो दहशतगर्द आते कहाँ से हैं? ये कहीं से नहीं आते, इनको यहीं पे सहूलत दी जाती है। ये जो गुड तालिबान है ना, ये है सारा मसला। मुझे अली अमीन गंडापुर ने ये बात बड़े आसान तरीके से समझाई थी और बाकायदा उन्होंने मुझे एग्जाम्पल्स कोट की थी। गंडापुर ने मुझे कहा था कि फ़ौज खेलती है गुड तालिबान और बैड तालिबान करके। जो बैड तालिबान है उनको ये कहते हैं मारो, और उनको मार के ये दुनिया को बताते हैं कि जनाब देखें हम कितने अच्छे लोग हैं। और इन्होंने अपने गुड तालिबान भी रखे हुए हैं जिनके ज़रिए से ये निज़ाम को कंट्रोल करते हैं और जगहों पे कब्ज़ा करते हैं और बड़े तरीके से वसाइल को कंट्रोल करते हैं।
और जब लोग इनके रास्ते में रुकावट बनते हैं तो ये गुट तालिबान को उस इलाके के अंदर भेज देते हैं। ये बात मुझे अली अमीन गंडापुर ने उस वक्त बताई जब वो वज़ीर आला पंजाब थे। बहरहाल इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर इस्तीफ़े आ रहे हैं, बलूचिस्तान के अंदर धरने चल रहे हैं, कश्मीर के अंदर भी ऐसी सूरत हाल चल रही है। कश्मीरी अपने हक़ के लिए डट गए हैं। तो अब पाकिस्तानियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जहाँ जहाँ उन्हें मौका मिले वो कश्मीरियों की आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुँचाएँ। कश्मीरी खुद भी बड़े तगड़े ज़ोरदार तरीके से अपनी आवाज़ दुनिया तक पहुँचा रहे हैं। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा में जो मुराद वाला बिल आया था, जो एक कानून पास किया गया, उस पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने बहुत अजीबोगरीब स्टेटमेंट दे दिया। गवर्नर ने कहा जी मैं इसके ऊपर दस्तखत ही नहीं करूँगा। गवर्नर ने यह भी कहा कि ना सिर्फ मैं इसके ऊपर दस्तखत नहीं करूँगा बल्कि मैं इसकी मुखालफत करूँगा, मैं इसके ऊपर इख्तलाफी नोट लिखूँगा। इस तरह की बातें गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कही। लेकिन दरअसल उन्होंने किया क्या, ये किस्मत खान साहब तो डॉक्यूमेंट साथ लेकर आ गए, उन्होंने सारा पोल खोल दिया। मामला ये हुआ कि 30 अप्रैल को ये बिल पास करवाया गया था असेंबली से। उसके बाद ये चला गया दस्तखत के लिए गवर्नर के पास। तो गवर्नर को उस वक्त लिखना चाहिए था इख्तलाफी नोट, लेकिन ठीक 6 दिन के बाद गवर्नर ने इस बिल के ऊपर दस्तखत कर दिए 6 मई को। यानी उनके पास 10 दिन का टाइम था कि 10 दिन के अंदर अंदर वो इख्तलाफी नोट लिखकर नज़रसानी के लिए इस कानून को वापस भिजवा सकते थे। लेकिन गवर्नर ने 6 मई को इसके ऊपर दस्तखत कर दिए और इसे फौरी तौर पे कानून बना दिया और उसके बाद चुप करके बैठ गए खामोशी से। लेकिन अब जब ये मामला उठा, और मामला उठाया किसने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उठाया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर ने जब रोला डाला कि ये क्या चोर बाजारियाँ आपने की है, आप इतने बड़े बड़े मफादात ले रहे हैं, इमरान खान जेल के अंदर बैठा हुआ है, अवाम पिस गई है महंगाई की और गुर्बत की चक्की में, और आप इतने बड़े बड़े फायदे ले रहे हैं। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन खड़ा हुआ है इस जुल्म के खिलाफ, तो अब गवर्नर साहब भी इसमें फ़ायदा उठाने आ गए और एक लेटर भी जारी कर दिया है जिसके ऊपर तारीख नहीं लिखी हुई कि जनाब मैं तो इख्तलाफी नोट लिख चुका, मैं तो इसके बहुत खिलाफ हूँ। लेकिन 6 तारीख को जिसने दस्तखत किए वो कौन था गवर्नर साहब? ये सवाल किस्मत खान साहब ने उठाया और बहुत ठीक उठाया। ये सारे इकट्ठे हैं, इक़्तिदार के हमाम में ये सारे नंगे हैं। ये गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा आप लोगों को ये साबित करने की कोशिश करें जी मैं तो बहुत अच्छा आदमी हूँ, मैं तो इस तरह के मफादात के खिलाफ था। लेकिन PMLN भी साथ थी, पीपल्स पार्टी भी साथ थी, फजलुर रहमान भी साथ था, और सब ने मिलकर ये अलाउंसेस, ये मुराद, ये सहूलियात और ये अय्याशियाँ हासिल करने की कोशिश की। और गवर्नर ने इसके ऊपर 6 दिन के अंदर दस्तखत किए। उस वक्त इख्तलाफ नहीं किया। अब जब रोला पड़ गया तो आप कह दिया अगर मेरे पास आया तो मैं दस्तखत नहीं करूंगा। जनाब आप 6 मई को दस्तखत कर चुके हैं इस डॉक्यूमेंट और इस खबर के मुताबिक। नाज़रीन, यहाँ बरतानिया में शहबाज शरीफ साहब ने आमों के तोहफे भेजे हैं, और ये आमों के तोहफे नून लीग के कारकुनों के लिए भेजे हैं। कभी आपने सुना कि कारकुनों को लीडर तोहफे दे रहे हो? ऐसा नहीं होता ना, ये सिर्फ इलेक्शन के दिनों में होता है। पाकिस्तान के अंदर जब इलेक्शन आएंगे तो कारकुनों को जाके ठोडियों को हाथ लगाएंगे, उनके आगे हाथ जोड़ेंगे, उनके दरवाज़ों पे खड़े हो जाएंगे वोट मांगने के लिए। लेकिन अभी तो वोट का सीज़न नहीं है। मैं अब किसी वजह बताता हूँ आपको। मैं पाकिस्तान से बाहर इनकी टके की औकात नहीं है। शरीफ ख़ानदान की कोई इन्हें मुंह नहीं लगाता, कोई इनसे बात करना नहीं चाहता। लोग इनके मुंह के ऊपर आकर इनकी बेइज्जती करते हैं। तो यहाँ ना बहुत थोड़े से कारकुन बचे हैं PMLN के पास, और वो इनका बहुत बड़ा एसेट है। वो एक एक कारकुन को हीरे की तरह ट्रीट करते हैं, और उन्हें पाकिस्तान से वज़ीर आज़म पाकिस्तान अपने खर्चे के ऊपर नहीं, पाकिस्तान के खर्चे के ऊपर आमों के तोहफे भिजवा रहा है कि जनाब ये आम खाइए, और जब कभी नवाज शरीफ किसी मुश्किल में आए तो उसके सामने आकर खड़े हो जाइएगा। जब कभी अवाम निकले और निकल कर नवाज शरीफ को बुरा भला कहे तो आपने उसके सामने ढाल बन जाना है। तो क्योंकि इनको कारकुन मिलते ही नहीं है, बहुत थोड़े से हैं बेचारे, बिल्कुल आटे में नमक के बराबर, तो उनको खुश रखना इनके लिए बहुत बड़ा मसला है। और मैं वो वीडियोस देख रहा था कि बड़े फ़ख्र के साथ कारकुन दिखा रहे हैं जनाब मियाँ साहब ने हमें ये आमों की छोटी छोटी पेटियाँ भेज दी हैं, और कभी बिरयानी के ऊपर, कभी आमों की पेटियों के ऊपर, कभी किसी छोटे मोटे फ़ायदे के ऊपर। ये ऐसे ही बेचारे छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर खुश हो जाते हैं। तो चले, अल्लाह ताला इन्हें खुश रखे। वैसे इन्हीं कामों पे लीडर्स ने अवाम को बड़े लंबे अरसे से लगाया हुआ है। नाज़रीन, मरियम नवाज़ का एक ही फ्लैगशिप प्रोग्राम था जो उनका सबसे बड़ा प्रोग्राम कहा जाता है, और नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ ने इस दौर में अगर कोई वाहिद काम किया तो वो सुथरा पंजाब का काम था कि जनाब ये इन्होंने किया है। उसकी हालत अब मैं अगर आपके सामने रखूं तो आप हैरान हो जाएंगे। सुथरा पंजाब के जितने भी ठेकेदार हैं, ये प्रोजेक्ट इस तरह से काम करता है कि ठेकेदारों को इन्होंने आगे से ठेके दिए हुए कि आपने फ़लाँ 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 एरिया आपकी जिम्मेदारी है,
सरकार आपको पैसा देगी, आप उन इलाकों की सफाइयां करेंगे। सरकार आवाम से पैसा इकट्ठा करेगी, सरकार अपने अकाउंट में रखेगी, ठेकेदार अपने अपने इलाकों की सफाइयों की जिम्मेदार होंगे। जब वो ठेकेदार सफाइयां कर देंगे, साथ साथ जो अवामी पैसा सरकार के पास पड़ा है वो उसमें से अपना हिस्सा निकाल के बाकी ठेकेदारों को देती रहेगी। ये है फॉर्मूला सुथरा पंजाब का। कोई ये अपने घर से नहीं लेकर आए, लेकिन इन्होंने एक ही कंपनी बनाई थी, या एक ही जो इनका फ्लैगशिप प्रोग्राम था वो ये सुथरा पंजाब था। उसकी हालत ये है कि जनाब चंद दिनों में ये दूसरी अपील आ गई है ठेकेदारों की जानिब से, और पूरा एक इश्तिहार जारी कर दिया गया है। अपील में लिखते हैं, अपील सानी मोहतरम मरियम नवाज साहिबा वज़ीर आला पंजाब, सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट के तहत कॉन्ट्रैक्टर्स के वाजबात और मसाइल के फौरी हल के लिए हम दूसरी अपील कर रहे हैं, और हम आपकी खिदमत में एक बार फिर इंतहाई अदब और एहतराम के साथ दरख्वास्त करते हैं कि जैसा कि हमने पहले भी आपकी खिदमत में अपील की थी, अफसोस कि अभी तक उस पर तवज्जो नहीं दी गई। हम शदीद माली मुश्किलात का शिकार हैं। गुज़िश्ता 6 से 8 माह के वाजबात की अदायगी नहीं की गई। यानी अवाम से पैसा ले रहे हैं, अवाम का खून निचोड़ रहे हैं, लेकिन पैसा अपनी जेबों में डाल रहे हैं, उनसे तैयारे खरीद रहे हैं, उनसे बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, उनसे अपने लिए अय्याशी कर रहे हैं, बैरून मुल्क दौरे। लेकिन जिस अवाम से पैसा ले रहे हैं उनके लिए जो सुथरा पंजाब का एक मनसूबा बनाया गया है, वहाँ पे वो पैसा ट्रांसफ़र नहीं कर रहे। 6 से 8 महीने हो गए हैं, ठेकेदार कह रहे हैं कि हमारे वाजबात की अदायगी नहीं की गई, और अगर ये अदायगी मज़ीद नहीं की जाती तो फिर हम काम नहीं कर सकेंगे। वो कहते हैं जी हमारे पास गाड़ियों में पेट्रोल नहीं है, ईंधन नहीं, हम काम नहीं कर सकते, और ऑपरेशन हमारे बहाल नहीं हो पा रहे। फील्ड स्टाफ जो लोग काम करते हैं बेचारे, उनको हम तनख्वाहें नहीं दे पा रहे। अब वो तनख्वाह 40,000 मुकर्रर की है, किसी को 15,000 देते हैं, किसी को 20,000 देते हैं, किसी को 18,000 देते हैं। वो एक वर्कर ने थोड़े दिन पहले शिकायत लगाई और फिर खुदकुशी भी कर ली और वो दुनिया से चला गया। तो वर्करों को तनख्वाहें भी नहीं मिल रही, और उन्होंने कहा जी कि अब हम इमरजेंसी सर्विस फराहम नहीं कर सकेंगे, या सफाई की सर्विस हम फराहम नहीं कर सकेंगे अगर 15 जुलाई तक हमारे वाजबात, यानी अगले 5 दिन के अंदर अगर वाजबात ना दिए तो सफाई सुथराई हो जाएगी बंद। इसके बाद उन्होंने कहा जी हमें अपने अमले की तनख्वाहों की अदायगी के लिए सख्त माली दबाव का सामना है। वो कहते हैं बड़ी मेहरबानी होगी कि आप हमें पैसे दे दें। और ये इन्होंने आगे लिखा कि जनाब जो कंट्रैक्टर्स हैं, बड़ी मेहरबानी, आगे तरला मिन्नत ही है सारा। तो एक ही इनका प्रोजेक्ट था जिसके ऊपर ये बड़ा फ़ख्र करते थे, उस प्रोजेक्ट की हालत भी मैंने आपके सामने रख दी। अवाम को नादरीन इन्होंने बिजली का एक बड़ा खौफनाक झटका लगा दिया है। मिसाल के तौर पे ये कैसर शरीफ साहब ने एक ट्वीट किया, जमात इस्लामी से इनका ताल्लुक है। उन्होंने एक बिल लगाया जो 290 यूनिट का है। उसमें लिखा है कि जी यूनिट जो है वो सिर्फ 290 है, और बिल जो है वो 55,000 रुपये है। अब ये किस खाते में आया यार? 300 यूनिट तक इन्होंने बिजली मुफ्त देनी थी, 290 यूनिट वाले को 55,000 रुपये का बिल डाल दिया। और ये जमात इस्लामी के कैसर शरीफ साहब ने टीवी के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर शेयर भी कर दिया। अब आए आप एक और चीज़ पे कि पहले ये होता था ना कि 6 माह तक अगर आपने एक बार भी 200 यूनिट से ज़ायद इस्तेमाल किया तो आप प्रोटेक्टेड कैटेगरी से बाहर चले जाएंगे, यानी आपने 200 यूनिट से कम इस्तेमाल करना है हमेशा। अगर 6 माह में एक दफ़ा भी आप 200 यूनिट से ऊपर गए तो आपको प्रोटेक्टेड कैटेगरी से निकाल दिया जाएगा, चाहे आप 2 यूनिट भी इस्तेमाल करें अगले महीने, लेकिन आपको बिल महंगा आएगा। ये एक इन्होंने तरीकाकार बनाया हुआ था। अब वो जो कैटेगरी है 6 माह वाली, वो भी खत्म कर दी गई, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इस बात को यकीनी बनाया कि वो हर सूरत 200 यूनिट से नीचे ही रहेंगे, और वो इस कैटेगरी में आ गए और वो इसका फ़ायदा उठा रहे थे। लेकिन अब सरकार ने ये वाली कैटेगरी भी ख़त्म कर दी है, और बिजली की कीमत तो वो लगातार बढ़ा रहे हैं, बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो आवाम को बिजली का एक के बाद एक झटका लगाया जा रहा है, और लगातार लगाया जा रहा है।